Trigonometry. I am Manish Kumar Tiwari from the Brilliant Tutorials. My tutorials belongs to CBSE and Bihar Board 3rd to 12th. Very good morning students. I am Manish Kumar Tiwari. आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे NCERT क्लास 10 चैप्टर 8.2 का क्वेश्चंस। बट इसके पहले हम ज़रा सा बात करते हैं एक्सपोनेंट की। एक्सपोनेंट क्या होता है? इंग्लिश में एक्सपोनेंट को ही हम लोग घातांक कहते हैं। इसे यदि हम एक सिंबल के तौर पर दिखाएं तो a⁻m के रूप में दिखाया जा सकता है, जहां हम बोल सकते हैं कि a जो है ये क्वांटिटी आपका बेस कहलाता है, जबकि b जो है वो आपका अभी पावर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पावर कहलाएगा। तो मैं जानता हूं कि यदि कोई नंबर एक्सपोनेंट के फॉर्म में रहे और कोई दूसरा नंबर भी यदि इसके साथ में आए तो बेस समान होने पर पावर जुट जाता है। जैसे 2 के पावर 5 इंटू 2 के पावर यदि 4 रहे तो मैं बोल सकता हूं कि 2 के पावर 5 प्लस 4 इक्वल टू 2 के पावर 9 होगा। इसी प्रकार यदि रूट में 2 नंबर यदि आए तो मैं जानता हूं The Brilliant Tutorials CBSE EMS 3rd to 12th Umrapura Road, Mohabbatpur Lokpatna 8,01,109। मैं जानता हूं कि ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा 7। फॉर द एग्जांपल यदि मैं रूट 2 को रूट 2 के साथ में गुना करूंगा तो मेरे को बचेगा रूट का रूट और 2 2 जा 4 होता है। बट मैं क्या जानता हूं कि 4 का जो रूट स्क्वायर होता है वो आपका 2 होता है। सो एक बार में आप यही जानो कि रूट से रूट 2 खत्म हो जाएगा और 2 का 2 बच जाएगा। यदि 2 रूट आते हैं तो एक संख्या का निर्माण होता है। अब इसी प्रकार हम जानेंगे 1/√3 का रेशनलाइजेशन यदि हम करें तो क्या होगा। तो मैं जानता हूं कि यदि कोई नंबर इस प्रकार से आए कि ऊपर वाला जो नंबर है वो आपका रेशनल नंबर है और नीचे वाला जो है वो आपका अंडर रूट रहे, तो नीचे में मेरे को देखना है कि क्या है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि रूट है, तो उसी रूट से मैं ऊपर तथा नीचे के संख्याओं में गुना करूँगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस नंबर से इस नंबर कट जाएगा तो आपका यही रिक्वायर्ड नंबर के फॉर्म में बचेगा जो दिए गए क्वेश्चन के बराबर होगा। बट √3 बन जाए क्या होगा? √3 होगा। और मैंने बताया कि 2 रूट यदि मिलता है तो एक संख्या का निर्माण करता है। इतना को मैं इस ढंग से भी लिख सकता हूँ कि 1/3 √3। इसी प्रकार मैं यदि इस नंबर को सॉल्व करूँ तो मैं लिखूँगा 1/√2 इक्वल टू 1/√2 इंटू अपर और लोअर में मैं √2 से गुना करूँगा। मैं जानता हूँ कि √2 बन जा क्या होता है, तो √2 होता है। √2 इंटू √2 बराबर 2 होता है। इसी चीज़ को यदि मैं लिखूँ तो मैं बोलूँगा कि 1/2 और √2। कहने का मतलब √2 है बट आधा है, 1/2 है। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की ओर 8.2 की ओर। इसके पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसके पीरियोडिक वैल्यू को। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि sin 0D का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, sin 30D का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है, sin 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/√2 होता है, sin में इसी का आपको 60D का वैल्यू √3/2 होता है, sin में 90D का जो वैल्यू होता है 1 के बराबर होता है, कोसेक में जो 0 का वैल्यू होता है वो इनफाइनाइट होता है। बिकॉज sin थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है या उल्टा होता है यही चीज़ आपका इनफाइनाइट कहलाता है। कारण है कि 0/1 का जो वैल्यू होता है वो आपका 0 होता है। बट इसी चीज़ को यदि मैं रोटेट करूं तो 1/0 को यदि मैं रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखूंगा तो उसका वैल्यू इनफाइनाइट आता है। इसी प्रकार मैं कॉस का यदि इसे पलट करके रखूंगा वैल्यू तो मुझे मिलेगा cos 0 डिग्री इक्वल टू 1। कारण है कि ये इधर चलाएगा। cos 30D का वैल्यू √3/2, cos 45 इक्वल टू 1/√2, cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/2 और cos 90 का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर होगा। इसी प्रकार tan 0D का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। tan इसी प्रकार 30D का जो वैल्यू है 1/√3 के बराबर होगा। tan 60D का वैल्यू आपका √3 होगा और tan 90D का वैल्यू इनफाइनाइट होगा। बिकॉज
मैं जानता हूँ कि tan थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है sin थीटा बाई cos थीटा, जबकि मैं जानता हूँ कि यदि मैं 90 का वैल्यू निकालूंगा तो मैं कह सकता हूँ कि sin 90 का जो वैल्यू है वो आपका 1 है, जबकि इसका जो वैल्यू है वो आपका 0 है, और 1/0 इक्वल्स टू इनफाइनाइट होता है, जो मैंने अभी यहाँ पर बताया है। ठीक इसी प्रकार मैं कोसेक को जब रेसिप्रोकल फॉर्म में लाऊंगा तो सेक का वैल्यू मिलेगा, tan का जब रेसिप्रोकल करूंगा तो मुझे cot मिलेगा। तो चलिए हम लोग अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 8.2, और इसमें जानते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आपका जो फर्स्ट है उसे। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस, sin 60 इंटू कॉस 30 प्लस sin 30 इंटू कॉस 60 का वैल्यू कितना होगा। तो मैं जानता हूँ कि sin 60 का जो वैल्यू होता है वो आपका √3/2 के बराबर होता है, ये आपका मल्टीप्लाई का साइन है, और cos 30 का जो वैल्यू होता है वो भी आपका √3/2 के बराबर होता है। प्लस है तो मैं यहाँ पर प्लस दूंगा, sin 30 का जो वैल्यू है वो 1/2 के बराबर होता है। इसी प्रकार cos 60 का जो वैल्यू होता है वो भी आपका 1/2 के बराबर होता है। अब मैं जानूंगा कि √3 और √3 है। मैं जानता हूं कि 2 रूट आएगा तो एक नंबर को बनाएगा, बाई का बाई रह जाएगा, 2 जा 4 होता है, प्लस सिंबल था मैंने प्लस का साइन दिया, 1 जा 1 होता है, और 2 जा 4 होता है। क्योंकि दोनों का एलसीएम आपस में समान है इसलिए एलसीएम भी यहाँ पर 4 होगा। मैं 4 का टेबल कितनी बार पढ़ूंगा कि 4 आए, तो 1 टाइम्स 1 में मैं 3 से गुना करूंगा तो 3 आएगा। इसी प्रकार दोबारा मैं 4 का टेबल कितनी बार पढ़ूँ कि 4 आएगा, 1 टाइम्स 1 में 1 से मैं गुना करूंगा तो 1 आएगा। अब चूंकि 3 और 1 इक्वल टू 4 होता है, और 4 में 4 से मैं यदि डिवाइड करूं तो इसका जो वैल्यू निकल करके आएगा वो आपका 1 ही होगा। अब इसी प्रकार क्वेश्चन आपका दूसरा है, इसमें भी चलते हैं। तो मैं जानता हूं कि 2 इंटू tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। तो मैं 2 के स्थान पर 2 लिखूंगा, चूंकि ये इंटू का सिंबल है इसलिए मैं गुना करूंगा, और tan 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो मैंने बताया था कि 1 के बराबर होता है, इसलिए मैं यहाँ पर 1 रखूंगा। चूंकि ये स्क्वायर है इसलिए इसके वैल्यू का भी मैं स्क्वायर करूंगा। अब प्लस का साइन है इसलिए मैं प्लस दूंगा, और cos 45 का जो वैल्यू होता है वो आपका 1/√2 के बराबर होता है। चूंकि ये स्क्वायर फॉर्म में है इसलिए इसके वैल्यू को भी मैं स्क्वायर के फॉर्म में लिखूंगा। माइनस है इसलिए मैं माइनस लिखूंगा, और sin 60 का जो वैल्यू होता है वो आपका √3/2 के बराबर होता है। बट मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर फंक्शन का स्क्वायर है इसलिए इसके वैल्यू का भी मैं स्क्वायर करूँगा। अब मैं जानता हूँ कि 2 है तो 2 रहेगा, 1 का जो स्क्वायर होता है वो आपके 1 के बराबर होता है, 1 का यहाँ पर स्क्वायर करूँगा तो आपका 1 मिलेगा, और √2 का स्क्वायर कहने का मतलब कि √2 को मैं 2 टाइम्स लिखूँगा। तो मैं √2 को यदि 2 टाइम्स लिखूँगा तो मैं जानता हूँ कि कोई भी यदि √2 2 टाइम्स यदि मिलेगा तो वो आपका एक नंबर का निर्माण करेगा। इसी प्रकार √3 का यदि हम स्क्वायर करें तो 3 मिलेगा, और 2 का यदि स्क्वायर करें, मीन्स यहाँ पर तो रूट है नहीं इसलिए 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 4। इसी प्रकार आपका हो जाएगा 2 और प्लस यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/2, यहाँ पर आपका हो जाएगा 3/4। अब मैं एलसीएम लूँगा। अब जब मैं एलसीएम लूँगा तो मैं देख पा रहा हूँ कि 2 के भी नीचे में क्या छिपा हुआ है, तो 1 छिपा हुआ है। तो 1, 2 और 4 का एलसीएम जब आप लोगे तो इसका एलसीएम आएगा 4। अब मेरे को फिर से वही काम करना है, 1 का टेबल मैं कितनी बार पढ़ूँ कि 4 आ जाए, तो मेरे को जवाब मिलेगा 4 टाइम्स। 4 में मैं 2 से गुना करूँगा तो आपका 8 आएगा। क्योंकि प्लस सिंबल है इसलिए मैं प्लस का साइन दूंगा। फिर से मैं देखूंगा 2 का टेबल कितनी बार पढ़ा जाए कि 4 आ जाए, तो 2 टाइम्स। अब 2 से मैं 1 में गुना करूंगा तो आपका 2 आ जाएगा। फिर आपका माइनस है तो मैं यहाँ पर माइनस दूंगा। 4 का टेबल कितनी बार पढ़ा जाए कि 4 आ जाए, तो 1 बार। 1 से मैं 3 में गुना करूंगा तो मेरे को 3 मिलेगा। अब इसी प्रकार यदि मैं इसे ऐड करूं तो मैं पाऊंगा कि 8 और 2 क्या होता है, तो 10 होता है, और ये -3। और डिविजिबल बाई क्या है, तो 4 है। अब मैं 10 में से 3 जाएगा तो देख पाऊंगा कि 7 बचेगा, और बाई आपका 4 था। अब मैं फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर चलता हूँ।
तीसरा जो आपका क्वेश्चन है वो कहता है कि cos 45 डिग्री बाई सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना के बराबर होगा। मैं जानता हूं कि cos 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो आपका 1/√2 के बराबर होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि बड़ा सा बाई है तो मैंने भी बड़ा सा बाई दे दिया। अब सेक 30 डिग्री है तो देखिए सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो सेक 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 2/√3 के बराबर होता है। तो मैंने भी यहाँ पर रख दिया 2/√3। अब चूँकि प्लस का सिंबल था तो मैंने प्लस दे दिया। अब पूरा कोसेक का मान बताओ 30 डिग्री का कितना होता है, तो आप देखो कोसेक में 30 डिग्री का जो मान होता है वो आपका 2 के बराबर होता है। तो मैंने यहाँ पर भी आपका 2 रख डाला। अब मैं क्या करूं, तो अब यहाँ पर चूंकि है दिया हुआ 1/√2 तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1/√2। अब मुझे चूंकि यहाँ पर भी 2 मिल रहा है और इसमें भी 2 मिल रहा है, इसलिए मैं दोनों में से 2 को कॉमन ले लूँगा। तो यहाँ पर आपका बचेगा 1/√3 बचेगा, जबकि यहाँ पर जो आपका बचेगा वो 1 बचेगा। कारण है 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 होगा। अब इसी चीज़ को यदि मैं एक्सटेंजा दोहराऊँ तो आपको मिलेगा यहाँ पर 1/√2, जबकि हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे कि 2 आपका बाहर रहेगा और ये पूरा का जो एलसीएम है वो आपका √3 हो जाएगा। अब मैं फिर से पढ़ूंगा कि √3 का टेबल कितनी बार पढ़ा जाए कि √3 आ जाए, तो जवाब मिलेगा 1। तो 1 में 1 से गुना करूँगा तो आपका आ जाएगा 1। अब चूंकि 1 के नीचे में भी क्या लिखा हुआ है, तो 1 लिखा हुआ है। 1 का टेबल आप कितनी बार पढ़ोगे कि √3 आ जाए, तो √3 बार। √3 से यदि आप ऊपर में गुना करोगे तो √3 बन जाए आपका आ जाएगा √3। अब चूंकि मैं पलट के लिखूंगा तो मैं जानता हूं कि इसका जो वैल्यू होगा वो आपका 1/√2 होगा, जबकि ये जब हम मूव करके लिखेंगे तो ऊपर में आपका क्या जाएगा √3 जाएगा और नीचे में आपका बच जाएगा 2 इंटू 1 प्लस √3 को मैं इस ढंग से भी बोल सकता हूँ कि √3 और प्लस 1 है। इसी प्रकार यदि मैं इसको लिखूं तो मैं इस ढंग से भी लिख सकता हूँ कि ये 1 है और ये आपका जो रहेगा वो आपका √2 रहेगा और यहाँ पर जो है वो आपका √3 रहेगा। बट मैं क्या कर रहा हूँ कि इन पूरी संख्याओं का रेशनलाइजेशन कर रहा हूँ, बट अभी शुरू में इतना ही नंबर को मैं ले रहा हूँ। तो मैं जानता हूँ कि जब मैं रेशनलाइजेशन करूँगा तो मैं डिनोमिनेटर के अनुसार चलूँगा। तो जब मेरा डिनोमिनेटर √2 होगा तो मेरे को ऊपर और नीचे √2 से ही गुना करना पड़ेगा। बट जो यहाँ पर नंबर मिलेगा बचा हुआ वो आपका कितना रहेगा, तो 2 रहेगा और √3 प्लस 1 रहेगा। यदि मैं इसे सॉल्व करूं तो अब मेरे को मिलेगा √3 इंटू √2 इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना √3 इंटू 2 और नीचे में आपका बचेगा कितना √2 इंटू √2। चूँकि डबल रूट है इसलिए एक संख्या का निर्माण होगा और ये अलग से एक 2 रहा तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। बचा जो है यहाँ पर आपका वो आपका हो जाएगा √3 और प्लस 1 हो जाएगा। इस प्रकार मैं इसे और भी आगे की ओर बढ़ा रहा हूँ। अब यदि मैं यहाँ पर आपका देखूँ तो मैं इसे बोलूँगा कि ये आपका क्या रहा √6 रहा और यहाँ पर जो है 2 इंटू 2 इक्वल टू आपका 4 हो जाएगा और नीचे में जो बच रहा है वो आपका बच रहा है कि √3 प्लस 1। यदि मैं इसका रेशनलाइजेशन करूँ तो मैं लिखूँगा कि √3 माइनस 1 और बाई √3 माइनस 1। कारण है कि जो प्लस होता है उसका कॉन्जुगेट माइनस होता है और उसी चीज़ से हम ऊपर और नीचे में रेशनलाइजेशन करते हैं। इसी प्रकार यदि मैं देखूं तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पर आपका जो है वो √6 है और यहाँ पर जो बचेगा वो आपका होगा √3 माइनस 1 और यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना 4 का 4 और ये जो नंबर्स है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के कंडीशन पर है, जो यदि हम लागू करें तो आपका लिखा जाएगा √3 के स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ पर यदि हम बोलें तो हम बोलें कि √6 इंटू √3 और माइनस 1 और ये 4 का 4। यहाँ पर आपका √3 का स्क्वायर होगा तो कितना होगा 3 और यहाँ पर 1 माइनस में होगा। इसी प्रकार यदि हम करें तो हम बोल सकते हैं कि √6 इंटू √3 माइनस 1 और यहाँ पर आपका 4 का 4 हो जाएगा और 3 में से यदि 1 जाएगा तो आपका 2 बचेगा।
अब जब फिर से यदि हम ट्राई करेंगे तो फाइनल जब हम रिजल्ट देंगे तो मेरे को यहाँ पर बोलना पड़ेगा कि √6 इंटू √3 माइनस 1 और बाई 8 होगा। यदि हम इसको भी यदि हम क्रॉस करें तो लास्ट में जो आंसर हम दे पाएंगे वो इसमें गुना करेंगे। यदि हम गुना करेंगे तो हम बोल पाएंगे कि इसमें जो आपका आंसर आ रहा है √18 आ रहा है और माइनस √6 आ रहा है और बाई 8 आ रहा है। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं किया जा सकता है। आप पुनः एक बार ट्राई करें। यदि आपको यह क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो मैं इसे दोबारा से बता दूंगा। अब चलते हैं फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। फर्स्ट का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपका कहता है कि साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री रहे तो इसका वैल्यू आप फाइंड करो। तो मैं जानता हूँ कि साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो आपका 1/2 होता है। चूँकि प्लस सिंबल है इसलिए मैं प्लस सिंबल दूंगा। यदि tan 45 डिग्री का वैल्यू बोलता है तो ये हम बोलेंगे कि 1 है और यहाँ पर माइनस का माइनस रहेगा। और कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू बोलता है तो कोसेक 60 का जो वैल्यू होता है वो 2/√3 के बराबर होता है और बाई का बाई होगा। इसी प्रकार सेक 30 का वैल्यू पूछता है तो सेक 30 का जो वैल्यू होगा वो भी आपका 2/√3 के बराबर होगा। प्लस का प्लस कॉस 60 डिग्री तो कॉस में जो 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो आपका 1/2 के बराबर होगा और प्लस का प्लस कॉट 45 का जो वैल्यू है वो आपका 1 के बराबर होगा। अब हम लोग चूँकि नेक्स्ट जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो हम इस पूरे का एलसीएम लेंगे। जब मैं इन पूरे का एलसीएम लूँगा तो मैं देख पा रहा हूँ कि इसका जो एलसीएम होगा वो आपका हो जाएगा कितना 2 और √3 हो जाएगा। अब मैं 2 का टेबल कितनी बार पढ़ूँ कि 2√3 हो जाए तो मैं काटूंगा 2 से तो 2 कट जाएगा तो आपका √3 बचेगा। यदि मैं √3 में 1 से गुना करूं तो आपका हो जाएगा कितना √3 होगा। अब चूँकि प्लस है तो मैं प्लस दूंगा। 1 के नीचे में अब आपका क्या छिपा हुआ है तो 1 छिपा हुआ है। 1 का टेबल कितनी बार पढ़ा जाए कि 2√3 हो जाए तो 2√3 होगा। तो 2√3 में यदि 1 से हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3 होगा। माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा। अब √3 से मैं इसे यदि काटूंगा तो आपका √3 से √3 तो कट जाएगा बट 2 बचेगा और यदि मैं 2 से गुना करूंगा तो आपका 4 बचेगा। इसी प्रकार यदि मैं पूरा का यदि एलसीएम लूँ, इस पूरे का एलसीएम लूँ तो √3 और 2 का जो एलसीएम होगा वो आपका 2 और √3 होगा। अब यदि हम √3 से √3 को काटेंगे तो 2 बचेगा और 2 में 2 से गुना करेंगे तो आपका 4 बचेगा। इसी प्रकार प्लस हमको मिलेगा। इसी प्रकार 2 का टेबल में यदि हम 2 से इसको काटें तो 2 से 2 तो आपका कट जाएगा तो बचेगा √3 और √3 में यदि 1 से हम गुना करेंगे तो क्या होगा √3 होगा। प्लस है तो यहाँ पर आपका जो होगा वो आपका प्लस होगा और इसके नीचे में भी क्या छिपा हुआ है तो 1 छिपा हुआ है। 1 का टेबल कितनी बार पढ़ा जाए कि 2√3 हो तो 2√3 बार, क्योंकि 1 का टेबल हम जितनी बार पढ़ेंगे उतनी ही बार में आएगा तो 2√3 बार में आएगा और 2√3 का टेबल यदि 1 बार हम पढ़ेंगे तो मिलेगा मेरे को कितना 2√3 मिलेगा। अब मैं जानता हूँ कि यदि दोनों का एलसीएम आपस में सेम है तो ये नंबर और ये जो नंबर है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में मेरे को क्या बचेगा, मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर भी √3 है बट इसकी संख्या 1 है, यहाँ पर √3 है मगर इसकी संख्या 2 है, यानी कि टोटल मिला के जो हमको √3 मिलेगा वो 3 ठो √3 मिलेगा और यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है वो आपका -4 है। जबकि नीचे में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी मेरे को दिया हुआ है कि √3 है मगर 2 ठो है 1 ठो √3, यानी टोटल मिला के आपका जो होगा वो 3 ठो √3 होगा और +4 का आपका +4 होगा। अब मैं देख पा रहा हूँ कि यदि आंसर इतना है तब तो सही है, यदि आंसर इतना नहीं है तब तो लोचा है। तो यदि मैं कॉन्जुगेटिंग करूँगा या रेशनलाइजेशन करूँगा तो उस सिचुएशन में मुझे कितना से गुना करना होगा, तो चूँकि नीचे वाला जो टर्म्स है वो आपका पॉजिटिव है तो इसी चीज़ का मैं निगेटिव से गुना करूँगा। मीन्स 3√3 -4 और बाई जो होगा वो 3√3 -4 के इक्विवेलेंट से होगा। अब यदि मैं गुना करूं तो मैं देख पा रहा हूं कि ऊपर का जो दोनों नंबर है ये दिस नंबर प्लस में डैट नंबर वो आपका सेम क्वांटिटी रखे हुए हैं, इसलिए मैं बोल सकता हूं कि 3√3 -4 का होल स्क्वायर
और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक क्वांटिटी पॉजिटिव में है और एक क्वांटिटी नेगेटिव में है। मीन्स a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फार्मूला होता है ए स्क्वायर, कहने का मतलब कि 3√3 के स्क्वायर और माइनस जो है यहाँ पर ये आपका 4 का स्क्वायर होगा। अब मैं यदि देखूँ तो ये आपका हो जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। यदि मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर पर करूँगा तो a का स्क्वायर, कहने का मतलब कि 3 का भी स्क्वायर और √3 का भी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9 और √3 का स्क्वायर इक्वल टू 3। तो 9 में यदि हम 3 से गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 27। इसी प्रकार यदि मैं 4 का स्क्वायर करूँ तो आपको मिलेगा 16। अब चूंकि ये माइनस में है इसलिए मुझे माइनस होना पड़ेगा और 2 के साथ में इन दोनों का गुना होता है। सो 4 दूना 8 और 8 तिहाई 24, इसके साथ में मेरे को √3 मिलेगा। और जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसका स्क्वायर करूंगा तो 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू आपका फार्मूला होगा 9 और √3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 होगा, जबकि 4 का स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा 16। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 27 और 16 को यदि मैं जोड़ूंगा तो 43 होगा, जबकि यहाँ पर आपका 24√3 मिलेगा। और बाई 9 का टेबल यदि हम 3 बार पढ़ें तो 27 में यदि 16 से हम डिवाइड करेंगे तो आपको फाइनली मिलेगा 11। इस प्रकार आप इसका भी अध्ययन कर लें। यदि कोई तरह का त्रुटि हो तो मुझसे बोलें, मैं आपको इसे ज़रूर से ज़रूर बताऊंगा। यही आपका है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 और सबसे लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो मैं जानता हूँ कि यहाँ पर मेरे को जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग यदि मैं वर्क करूँगा तो 5 का 5 लिखूँगा, इंटू है मीन्स गुना का सिंबल दूंगा, और cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो cos 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो आपका 1/2 होता है। चूँकि ये स्क्वायर में है इसलिए मैं भी इसका स्क्वायर करूँगा। प्लस है तो मैं प्लस दूंगा, 4 है तो मैं 4 लिखूँगा, इंटू का सिंबल है तो मैं इंटू का सिंबल दूंगा। सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो जो सेक स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू होता है आप देख भी सकते हो, सेक स्क्वायर 30 का जो वैल्यू होता है 2/√3 के बराबर होता है। तो मैं भी यहाँ पर लिखूंगा तो 2/√3 लिखूंगा। चूँकि ये स्क्वायर है इसलिए मैं वैल्यू का भी इसका स्क्वायर करूंगा। माइनस है तो यहाँ पर मैं माइनस दूंगा, और tan 45 डिग्री, तो tan 45 का जो वैल्यू होता है 1 होता है। चूँकि ये स्क्वायर है इसलिए मैं इसके वैल्यू का भी स्क्वायर करूंगा। चूँकि ये पूरा का बाई लिखे हुए इसलिए मैं भी इसके पूरे का बाई लिखूंगा। अब साइन 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 होता है। चूँकि ये स्क्वायर है इसलिए इसके वैल्यू का भी मैं स्क्वायर करूंगा। प्लस है तो मैं प्लस दूंगा। cos 30 डिग्री है तो cos 30 का जो वैल्यू होता है वो आपका √3/2 के बराबर होता है। चूँकि ये स्क्वायर है इसलिए मैं इसका भी स्क्वायर लिखूंगा। अब नेक्स्ट टाइम क्या मैं लिखूंगा इसे बड़ा ध्यान से देखिएगा। अब मैं जब लिखूंगा तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि 5 का आपका तो 5 रहेगा, इंटू 1 का जो स्क्वायर होगा 1 रहेगा, और 2 का जो स्क्वायर होगा वो आपका 4 होगा, प्लस 4 का यहाँ पर आपका 4 होगा, इंटू यदि मैं 2 का स्क्वायर करूँगा तो भी आपका 4 होगा। चूँकि √3 है इसलिए √3 का भी स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा। माइनस है तो यहाँ पर मैं माइनस करूँगा, और 1 का स्क्वायर है, कहने का मतलब कि 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। अपॉन है तो अपॉन का मतलब बाई होता है तो मैंने बाई किया। 1/2 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 और 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया। प्लस है तो मैं प्लस दूंगा। √3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 और 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। अब मैं इन संख्याओं को जोड़ूंगा और मैं यह दिखा पाऊंगा कि इसका वैल्यू कितना के बराबर होता है। तो सबसे पहले मैं इसका गुना करूंगा तो 5 1 जा आपका 5 हो जाएगा और बाई 4 हो जाएगा, प्लस 4 4 जा, चूँकि इस नंबर में मेरे को गुना करना है, मेरे को किसी तीसरे नंबर की आवश्यकता नहीं। 4 4 जा 16 और बाई 3 हो जाएगा। -1 था तो मैंने -1 लिखा, और बाई यहाँ पे मैं एलसीएम लूँगा तो मैं देख पा रहा हूँ कि दोनों का एलसीएम क्या है 4 है, इसलिए इसका जो एलसीएम बन के निकलेगा वो भी आपका 4 ही होगा। अब चूँकि 4 का टेबल कितनी बार पढ़ा जाए कि आपका जो टेबल है वो आपका 4 आ जाए,
तो मैं जानता हूँ कि 4 टाइम्स का यदि मैं टेबल यदि 4 बार पढ़ूंगा तो एक बार में आएगा, मीन्स 1 टाइम्स में आएगा। तो 4 का टेबल मैंने पढ़ा 4 बार, तो कितना नहीं 4 का टेबल में कितनी बार पढ़ूं कि आपका 4 आए, तो 1 टाइम्स। तो 1 में 1 से मैं गुना करूंगा तो आपका 1 आएगा। इसी प्रकार यदि मैं 4 का टेबल कितनी बार पढ़ूं कि 4 आएगा, तो 1 बार। 1 में मैं 3 से गुना करूंगा तो आपका 3 आएगा। अब मैं इसे घेर दे रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट पेज की ओर। अब मैं यदि इसे सॉल्व करूं तो मैं यहाँ पर लिख पाऊंगा कि 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है। तो 4 और 3 का जो एलसीएम होता है वो आपका 12 होता है। अब चूंकि 4 का टेबल कितनी बार पढ़ा जाए कि 12 आ जाए, तो 3 बार। तो मैं 5 में 3 से गुना करूंगा तो मेरे को 15 मिलेगा। चूंकि प्लस है तो मैं यहाँ पर प्लस दूंगा। 3 का टेबल कितनी बार पढ़ूंगा कि 12 आ जाए, तो 4 टाइम्स। अब 4 में मैं 16 से गुना करूं तो 16 4 जा 64 होता है। अब चूंकि मेरे को माइनस है तो मैं यहाँ पे माइनस लिखूंगा। चूंकि 1 के नीचे में अब क्या है, तो 1 के नीचे में 1 है। अब मेरे को यह पूछना होगा कि 1 का टेबल मैं कितनी बार पढ़ूं कि 12 आ जाए, मीन्स 12 आ जाए। तो 12 बार। मैं 12 से यदि 1 में गुना करूंगा तो भी यहाँ पे 12 1 जा 12 आएगा। जबकि ये पूरा का 22 है तो मैंने भी यहाँ पूरा का 22 कर दिया। अब मैं यहाँ पर यदि जोड़ूंगा तो आपका 3 और 1 4 होता है, तो मैंने यहाँ पर 4 किया। अपॉन में इसके भी 4 है तो मैंने 4 किया। अब मैं इसे घेर देता हूँ ताकि स्पष्ट रूप से पता चल सके। अब चूंकि यहाँ पे मेरे को कट रहा है तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर कितनी बार में 1 बार में। और किसी भी संख्या में यदि मैं 1 से डिवाइड करूँगा तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैं इसे यदि सॉल्व करूँ तो मेरे को मिलेगा कितना 15 और 64 इक्वल टू आपका हो जाएगा 79 माइनस 12 हो जाएगा बाई 12 हो जाएगा। अब मैं यदि लूँ तो 79 में से यदि मैं 12 को घटाऊंगा तो आपका बच जाएगा 67 और बाई कितना होगा, तो 12 होगा। अब 12 में मैं इतना से डिवाइड करूंगा तो आपका 5 बार में लगेगा, जबकि 7 आपका रिमाइंडर बचेगा और नीचे में आपका 12 होगा। इस प्रकार फर्स्ट क्वेश्चन का 5 सॉल्यूशन था जो मैंने देखा। यदि आपको मेरे द्वारा बनाया गया यह वीडियो या प्रयास अच्छा लगता है तो कृपया कर इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने मित्रों के साथ में शेयर करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।